हेलो गाइस, ये है जीएस हेल्प लर्निंग। चलिए सीखते हैं। आज का वीडियो मिक्सचर वीडियो रहेगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बताने के लिए और ऑपरेटर्स के बारे में बताने के लिए। कॉज आपकी सहूलियत का ध्यान रखते हुए मैं वीडियोस को ज़्यादा लेंथी नहीं करता हूँ, तो हो सकता है कि वीडियोस किन्हीं पार्टों में बन बन के आएँ। तो प्लीज़ बी विद मी। आपको कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो गाइज, आपके सबसे पहले सामने क्या आ रहा है? आपके सामने आ रहा है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ये एक प्रोग्राम है जो मैंने आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए सामने रखा है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको अपना पूरा स्ट्रक्चर तो पता ही है प्रोग्राम का। तो देखिए, पहले मैंने दिखाया आपको है क्लास स्कोप। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैंने एक वेरिएबल लिया है जो कि है इंट n1 इज इक्वल्स टू 10। तो गाइज, ये जो वेरिएबल है ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है या कहाँ कहाँ विजिबल है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि किसी एक वेरिएबल की लाइफ उसके प्रोग्राम की किस सीमा तक जाती है और कौन सा वेरिएबल कितनी ही रेंज तक चलता है। जब वो अगर किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दिए जाएं और उन्हें बाहर से एक्सेस किया जाए तो वो नॉन एक्सेसिबल होते हैं, या कह सकता हूँ कि वो नॉन विजिबल होते हैं। अगर किसी चीज़ को मैं ऐसा बाहर इनिशियलाइज करूं जैसे अभी मैंने इनिशियलाइज किया है इंट n1 इज इक्वल्स टू 10, तो ये अपनी प्रोग्राम की होल लाइफ में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। तो अब पूरे प्रोग्राम को एक फ्लो में समझते हैं। इंट n1 इज इक्वल्स टू 10, इफ n इज इक्वल्स टू 10 इस फिर मैं इसकी बॉडी में गया, इंट n इज इक्वल्स टू 20। अब मैंने यहाँ पे n2 को इनिशियलाइज करा दिया 20 से और मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में दोनों नंबर पास कर दिया। ऑफ कोर्स ये दोनों नंबर प्रिंट होंगे क्योंकि n1 जो है वो बाहर में एक इस इफ के लिए विजिबल है, कॉज ये इफ के बाहर डिक्लेयर हुआ है, इफ के बाहर इनिशियलाइज हुआ है, तो ये विजिबल है। फिर उसके बाद n2 की बात करूं तो n2 इनिशियलाइज हुआ है इफ के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं कि अगर मैं इफ के बाहर n2 को यूज करूं तो वो एरर नहीं देगा। गाइस, ये एरर देगा कॉज इसकी जो इनिशियलाइजेशन है या इसकी जो एक पहुंच में बात करूं वो खाली इफ के अंदर ही है। तो देखिए, अब मैं n2 को री इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा कंपाइलर यहाँ पे देने वाला है एरर। यकीन नहीं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, और हो सकता है इस प्रोग्राम को आप करने की कोशिश भी कर रहे हो तो यू विल गेट द एरर। n1 इज स्टिल विजिबल है क्योंकि हमने n1 को पब्लिक की मेन क्लास में कहीं ना कहीं डिफाइन किया है। गाइज, ये तो अभी स्कोपिंग है। बात हम करते हैं जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स की। कोई अगर यहाँ पे प्रोग्रामिंग से फैमिलियर है तो उसको मालूम होगा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। तो अभी इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अगर एक बस छोटे तौर पे मान के चलूँ तो ये मेन के लिए एक ग्लोबल वेरिएबल है जो उसके हर मेंबर फंक्शंस या किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में एक्सेसिबल है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट n1 इज, मैंने कॉन्कैटिनेट किया n1 को, तो देखिए n1 प्रिंट हो रहा है। तो गाइस, जैसा मैंने वादा किया था मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल कैसे कैसे होते हैं। तो वेरिएबल को ध्यान रखिए, 3 टाइप के वेरिएबल आपकी नज़र में हमेशा आएंगे: इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। गाइस, नॉर्मल नाम के साथ जाओ, काम तो आपको खुद पता चल जाएगा। इंस्टेंस, जब भी मैं किसी क्लास का इंस्टेंशिएशन करता हूँ तो जिस डेटा मेंबर को मैं यूज़ कर पाता हूँ या जिस डेटा वेरिएबल को यूज़ कर पाता हूँ वो मेरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल। अगर मैं बात करूँ लोकल वेरिएबल की, तो जिस मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है और वो उसी मेथड के अंदर तक ही एक्सेसिबल है, तो वो कहलाता है उस मेथड का या उस क्लास का लोकल वेरिएबल। तो गाइस, स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो क्लास में स्टैटिक वर्ड के साथ इनिशियलाइज किए जाते हैं। बट एक बार ध्यान रखिए, इनको जो एक बार इनिशियलाइज कर दिया जाए और जिस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर दिया जाए तो ये हो जाते हैं नॉन चेंजेबल। इनकी वैल्यू नहीं हो सकती है चेंज, इसलिए ये प्रोग्राम में एक बार राइट करने के बाद आगे चेंज नहीं हो सकते हैं। तो इसको छोटे से बात में समझ लीजिए, जहाँ आप पहले स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करते थे कि नहीं पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। बट इसका अगर मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दूंगा तो किसी प्रोग्राम के साथ दूंगा। तो गाइज, आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, एक्सप्रेशन। इसे समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक प्रोग्रामर के लिए, एक एक्सप्रेशन को समझना। कॉज पूरी प्रोग्रामिंग का दारोमदार उनकी प्रेसिडेंसीज पे अलाउ करता है। अगर आपको सही से एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना नहीं आता तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। यकीन मानिए, अगर आपको एक्सप्रेशन के प्रेसिडेंसीज रूल नहीं पता
और एक्सप्रेशंस में ये नहीं पता कि ऑपरेंड क्या है, रिजल्ट क्या है और ऑपरेटर क्या है, तो आप थोड़ा कठिनाई में हैं। तो आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं ऑपरेटर को डिनोट करूं इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो ऑपरेटर मेरे कौन कौन से हैं? जो प्लस और असाइनमेंट साइन है, ये ध्यान रखिएगा गाइज। ये जो इक्वल्स टू का साइन आप अपनी मैथमेटिक्स में बोलते थे, यहाँ पे आके इसे हम कह देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? अपनी वैल्यू को राइट टू लेफ्ट अपने वेरिएबल में इनिशियलाइज कराता है। तो जो मेरे एक्स वाई हैं वो मैं यहाँ पे कहूँगा ऑपरेंड हैं, और जो मेरा z है वो मेरा रिजल्ट होगा। तो देखिए गाइज, आपके पास एक और एक्सप्रेशन है, कह सकते हैं इसे एक्सप्रेशन 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 5। तो गाइज आपने पढ़ा होगा जैसे कि जो भी कांस्टेंट होते हैं वो कोफिशिएंट कहलाते हैं, जो भी अल्फ़ाबेटिक होते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं, जो भी माइनस और इक्वल्स टू होते हैं वो यहाँ पे आपके ऑपरेटर कहलाएंगे, और जो अनदर है वो तो कांस्टेंट है ही। तो ये भी एक एग्जांपल है। अगर आपको मैथमेटिक्स से कुछ समझ में आता है तो मैथमेटिक्स के नज़रिए से समझिए, और अगर आपको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। तो आपको गाइस शायद यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि क्या है ऑपरेटर और क्या है ऑपरेंड। तो आई होप गाइस कि आपको आगे कभी कोई दिक्कत ना आए ऑपरेंड और ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करने में। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आपके व्यूज़ और आपके सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देते हैं आगे आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार करने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे मोटिवेट करें। थैंक यू।